सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रायिकता। पिछली क्लास में प्रायिकता की आपने ये कुछ छोटी परिभाषाएं थी, अभिप्रयोग, घटना, अनुकूल घटनाएं, वो सारी पढ़ ली थी। कुछ उनके एग्जाम्पल्स देखे थे। सैम्पल स्पेस, प्रतिदर्श समष्टि के बारे में पढ़ा, उस पर एग्जाम्पल भी देखे थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएँ, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। परस्पर अपवर्जी घटनाएं कौन सी हैं? दो या दो से अधिक घटनाएं जिनमें से एक घटना का होना दूसरी घटना के होने को रोकता हो, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। या कोई भी दो घटनाएं साथ साथ नहीं हो सकती हों, वो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहलाती हैं। जैसे आप सिक्कों को उछालते हैं, सिक्कों को उछालेंगे तो क्या आएगा? हेड आएगा या टेल आएगा? हेड आएगा तो टेल को नहीं आने देगा, और अगर टेल आएगा तो हेड को नहीं आने देगा। दोबारा से क्या कह रहे हैं? दो या दो से अधिक घटनाएं जिनमें से एक बार में एक ही घटना घट सकती हो, एक घटना का होना दूसरी घटना के होने को रोकता हो। अगेन, अकरेंस ऑफ इवेंट वन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ अदर्स, देन सच इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। Or you can say no two events can happen simultaneously, then such events are called mutually exclusive event। जैसे आप सिक्के को उछालने की बात कर रहे थे, पासे को फेंकें, पासे को फेंकेंगे आप तो ऊपरी वाली फेस पर एक ही आएगा, एक अंक आएगा। एक आ गया तो 2 3 4 5 6 नहीं आएंगे, 5 आ गया तो 1 2 3 4 और 6 नहीं आएंगे, यानी कि एक बार में एक ही घटना होगी। ऐसी घटनाएं आपकी क्या कहलाती हैं? परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। परिभाषा पढ़ लेते हैं एक बार। दो या दो से अधिक घटनाएं जो साथ साथ नहीं घट सकती हों, अर्थात एक घटना का होना अन्य घटनाओं के होने को रोकता हो, परस्पर अपवर्जी या असंयुक्त घटनाएं कहलाती हैं। यदि ए और बी दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। एक घटना जैसे ये है ए, दूसरी घटना ये रही बी, तभी तो ये असंयुक्त हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में। एक घटना का होना दूसरी घटना के होने को रोकता है, दोनों साथ साथ हो ही नहीं सकती, तब ऐसी इवेंट क्या कहलाती हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाती हैं। अगेन दोबारा से देख लेते हैं। टू और मोर इवेंट्स इन विच नो टू इवेंट्स कैन हैपन साइमल्टेनियसली, दैट इज अकरेंस ऑफ वन प्रिवेंट्स द अकरेंस ऑफ अदर्स, देन सच इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। If A and B are two mutually exclusive events, then A intersection B equal to 5। एग्जाम्पल अभी अपन डिस्कस कर रहे थे, दोबारा पढ़ लेते हैं। जैसे आप IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो IAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप या तो सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो आपका सेलेक्ट होना और ना होना दोनों कैसे हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगेन, योर सिलेक्शन एंड नॉट सिलेक्शन इन IAS व्हेन यू अपीयर इन द एग्जामिनेशन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सिक्के को उछालने पर हेड या टेल का आना परस्पर अपवर्जी है। पासे को उछालने पर किसी एक फेस पर एक अंक आएगा, कोई भी अंक जैसे 3 आ गया तो बाकी अंक नहीं आएंगे, तो 6 अंक का आना वो भी क्या है? परस्पर अपवर्जी है। दोबारा से, पासे को उछालने पर उसके ऊपरी फलक पर अंक 1 2 3 4 5 या 6 का आना परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। इसी तरह से 3 एथलीट्स हैं, 3 धावकों ए बी सी के दौड़ने पर जबकि उनके बराबरी की कोई संभावना नहीं, कोई एक ही जीते, तीनों का जीतना परस्पर अपवर्जी है। एक बार में एक ही जीतेगा, ए जीत जाएगा तो बी और सी को नहीं जीतने देगा, बी जीत जाएगा तो ए और सी को नहीं जीतने देगा, सी जीत जाएगा तो ए और बी को नहीं जीतने देगा। अगेन, इफ 3 एथलीट्स ए बी सी पार्टिसिपेटिंग इन ए रेस वेयर नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेड हीट, विनिंग द रेस बाय एनी वन ऑफ A or B or C are the mutually exclusive cases, mutually exclusive events। तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाओं की बात रही, और इनको ही अपन असंयुक्त भी बोल देते हैं, क्योंकि अगर सैम्पल स्पेस की बात करें, ये सैम्पल स्पेस दे रखा है, इसमें एक घटना A है, A, दूसरी घटना है B, तीसरी घटना है C, चौथी घटना है D। तो देखें यहाँ पर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ए और डी ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, बी और सी ये भी परस्पर अपवर्जी है, लेकिन बी और डी नहीं है, क्योंकि बी के होने से डी का होना नहीं रुक जा रहा है।
सी और डी ये भी परस्पर अपवर्जी नहीं है। तो जो असंयुक्त घटनाएं कौन सी होंगी, ए और बी असंयुक्त घटनाएं होंगी, परस्पर अपवर्जी होंगी जब ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई हो, यानी एक घटना का होना दूसरी घटना के होने को रोकता हो। तो ये परस्पर अपवर्जी घटनाओं की बात रही, उनके एग्जाम्पल रहे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आती हैं स्वतंत्र घटनाएं, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले मैं एक एग्जाम्पल पूछता हूँ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे आपको प्रॉब्लम दे दी सॉल्व करने को, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और एक कॉइन टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। सपोज इस पर हेड आ गया, दोबारा से आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी और एक कॉइन टॉस किया, हेड आ गया, तो हेड आने पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। हेड आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। भाई हेड आने से क्या संबंध है प्रॉब्लम सॉल्व होने का? हेड आ जाए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, हेड नहीं आए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हेड आ जाए तब भी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती है, और हेड नहीं आए तब भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। अगर हेड आने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो सब आप लोग पेपर देने जाते और आपके रिलेटिव्स बाहर एग्ज़ाम सेंटर के बाहर कॉइन सिक्के उछाल रहे होते कि भाई हेड आ जाए, जैसे ही हेड आया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। तो यहाँ हेड आने या ना आने का प्रॉब्लम सॉल्व होने या ना होने से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों घटनाएं कैसी हैं? इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो दोबारा से, यदि एक घटना का होना या ना होना दूसरी घटना के होने या ना होने से किसी भी तरह प्रभावित नहीं होती हो, तब ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अगेन, इफ अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट कैन नॉट बी इफेक्टेड बाई अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ अनदर इवेंट्स, देन सच इवेंट्स आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे यहाँ सिक्के को उछालने पर हेड आ जाए तब आपके द्वारा समस्या हल करना, दोनों कैसी हैं? स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब पढ़ लेते हैं परिभाषा इसकी एक बार। दो या दो से अधिक घटनाएं जिनमें से किसी एक घटना का होना या ना होना अन्य घटना या घटनाओं के होने या ना होने को किसी भी तरह प्रभावित ना करता हो, तब ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अगेन, टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स if occurrence or non-occurrence of one event cannot affected by occurrence or non-occurrence of others। तो ये आपकी स्वतंत्र घटनाओं की बात रही। फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड आना और आप द्वारा गणित की समस्या को हल करना स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगेन, गेटिंग हेड ऑन ए कॉइन टॉस्ड एंड सॉल्विंग ए मैथमेटिकल प्रॉब्लम बाय यू आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। आपके द्वारा किसी समस्या को हल करना और सिक्का उछालने पर हेड आना स्वतंत्र घटनाएं। सिक्के उछालने पर टेल आ जाए तब भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक पासे को उछालने पर सम अंक आना और ताश की गड्डी से पत्ता निकालने पर राजा या लाल राजा निकलना स्वतंत्र घटनाएं हैं। भाई ताश की गड्डी से आप पत्ता निकाल रहे हैं, राजा आ जाए या नहीं आ जाए, पासे को उछालने पर क्या आएगा, इसमें क्या लेना देना है? कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि आप पासे को उछाल रहे हैं, पासे को उछालने पर कौन सा अंक आएगा? कोई भी आ सकता है। सम अंक सपोज 2, 4, 6 आ गए और ताश की गड्डी से पत्ता निकाला, तो ताश की गड्डी से पत्ता निकालने पर राजा आए या नहीं आए, पासे पर कौन सा अंक आएगा, इसमें कोई रिलेशन ही नहीं है। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप द्वारा दो सिक्कों को उछालने पर दो हेड आना और आपके मित्र का IAS में चयन होना स्वतंत्र घटनाएं। निश्चित रूप से आप कॉइन थ्रो कर रहे हैं, दो हेड आ गए और आपके फ्रेंड ने IAS का एग्ज़ाम दिया, उसका सिलेक्शन हो गया या नहीं हुआ। सिलेक्शन होना या ना होना दोनों ही इंडिपेंडेंट है। भाई सिक्के पर दो सिक्कों को उछालने पर हेड आने का और एग्ज़ाम देने पर सेलेक्ट होने का कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं? स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। अगेन दोबारा से, इफ़ अकरेंस और नॉन अकरेंस of an event cannot be affected by occurrence or non-occurrence of another events or events, then such events are called independent event। एक घटना का होना या ना होना दूसरे घटना के होने या ना होने को ना तो प्रभावित करता हो ना उनसे प्रभावित होता हो, ऐसी घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं।
फिर आश्रित घटनाएं, डिपेंडेंट इवेंट। डिपेंडेंट इवेंट कौन सी होती हैं? जब एक घटना का होना या ना होना दूसरी घटना के होने को प्रभावित करता हो, तब वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। जैसे आप सपोज एक ताश की गड्डी दे दी आपको, और ताश की गड्डी दे दी, आपसे कहा इसमें से एक पत्ता निकालो। आपने पत्ता निकाला और वो क्या आ गया? पान का राजा आ गया। पान का राजा आ गया, एक पत्ता निकाला आपने। अब ये पत्ता दोबारा आपने गड्डी में रख दिया, अच्छी तरह से उसको मिला दिया, अच्छी तरह से फेंट दिया, फिर दूसरा पत्ता निकाला। अब दूसरा पत्ता कौन सा आएगा? दूसरा पत्ता कोई भी आ सकता है, पहले का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि पहले 52 पत्ते थे और अब दोबारा भी 52 पत्ते हैं, तो आपने पत्ता निकाल लिया, तो ये तो इंडिपेंडेंट केस हो गए। लेकिन अगर आपने जो पान का राजा निकाला था वो गड्डी में नहीं रखा, फिर उसमें से पत्ते निकाले। पहले कितने थे गड्डी में? 52 पत्ते थे, अब कितने हो गए? 51 पत्ते हैं। अब 51 पत्तों में से आप एक पत्ता निकाल रहे हैं, तो कुछ भी आ जाए, पान का राजा तो नहीं आएगा। यानी कि जो दोबारा जो पत्ता निकाल रहे हैं, पहले पत्ते को बिना प्रतिस्थापित किए, बिना रिप्लेस किए, तो दोबारा जो पत्ता निकालने पर जो परिणाम आएगा, जो घटना होगी, वो डिपेंडेंट होगी। दोबारा से ताश की गड्डी में से आपने एक पत्ता निकाला, देखा, लिख लिया, फिर वो पत्ता दोबारा गड्डी में ही मिला दिया, अच्छी तरह से गड्डी को मिला दिया, फेंट दिया, फिर आपने पत्ता निकाल रहे हैं। तो अगर रिप्लेसमेंट के साथ निकाल रहे हैं, पहला जो पत्ता आया उसको आपने गड्डी में रख दिया, दूसरा पत्ता निकाला, तब तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। और पहला पत्ता आपने निकाल लिया, वो पान का राजा है, वो बाहर ही रख दिया, फिर गड्डी में से दूसरा पत्ता निकाल रहे हैं, ये डिपेंडेंट इवेंट हो गई, ये आश्रित घटनाएं हो गई। और अगर तीसरा पत्ता और निकाल रहे हैं, 2 पत्ते बाहर हैं, तो तीसरा पत्ता निकालने की घटना, ये भी डिपेंडेंट हो गई। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक बैग है, बैग में आपके 4 तो नीली गेंद हैं और 3 लाल गेंद हैं। आपसे कहा एक गेंद निकालो इसमें से, आपने एक गेंद निकाली और देख ली कि नीली वाली गेंद आई है, वो आपने रख ली। फिर दूसरी गेंद निकाल रहे हैं, अब दूसरी गेंद निकालेंगे तो वो पहले वाली गेंद की, जो नीली गेंद वाली घटना थी, उस पर डिपेंड हो गई। क्यों? नीली गेंद के तो चांस कम हो गए उसमें, पहले नीली गेंद के निकलने के चांस ज़्यादा थे, क्योंकि 4 थी, रेड 3 ही थी, अब दोनों के बराबर हो गए। तो बिना रखे जो अगली गेंद निकाल रहे हैं, वो कैसी घटना है? वो आश्रित घटना है। हाँ, अगर गेंद निकाल के अब आपने देख लेते, फिर दोबारा उसको आप उसी में रख देते, फिर निकालते, तो वो इंडिपेंडेंट केस हो जाते। तो ये जब एक बैग जिसमें 4 नीली और 3 लाल गेंदें हैं, एक गेंद निकाली आपने, बाहर रख ली, अब जो दूसरी गेंद निकाल रहे हैं उसको बिना थैले में रखे, तो दूसरे गेंद निकालने पर जो घटना होगी वो पहले वाले पर आश्रित होगी, डिपेंडेंट इवेंट होगी। तो ये आपकी आश्रित घटनाएं, पहले स्वतंत्र घटनाएं थी। एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। जब किसी एक घटना का होना या ना होना अन्य घटनाओं के होने को आंशिक या पूर्ण रूप से प्रभावित करता हो, तो घटनाएं आश्रित घटनाएं कहलाती हैं। अगेन, व्हेन अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन इवेंट affects the occurrence of other events partially or completely, then such events are called dependent event। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी अपन देख ही रहे थे, और एग्जाम्पल देखते हैं। एक ताश की गड्डी से एक राजा निकालने पर उसे वापस गड्डी में ना रखकर दूसरा राजा का पत्ता निकालना। पहले 52 पत्ते थे गड्डी में, आपने एक पत्ता निकाला, और एक पत्ता कौन सा आ गया? राजा आ गया। 4 राजा थे, उसमें से एक पत्ता निकाला आपने, फिर वो राजा आ गया। अब वो तो रखा नहीं, वो तो बाहर रख लिया आपने, फिर दोबारा गड्डी को मिला दिया, फिर निकाल रहे हैं। तो अब जो दोबारा पत्ता निकालने पर राजा आने की घटना है, वो पहले पर डिपेंड हो गई। पहले 4 राजा थे, ज़्यादा चांसेस थे, अब 3 ही राजा हो गए, तो और कम चांसेज हो गए। तो यानी कि अब जो दोबारा पत्ता निकालने पर राजा आने की घटना है, वो कैसी हो गई? डिपेंडेंट हो गई। दोबारा से एक थैले में 10 काली व 10 सफ़ेद गेंदें हैं, बिना प्रतिस्थापन किए एक एक करके 2 सफ़ेद गेंद निकालने की घटनाएं, ये भी आश्रित घटनाएं हैं। There are 10 black and 10 white balls in a bag. To draw 2 white balls one by one without replacement are dependent events। अगर रिप्लेस कर देते तो बराबर हो जाती, रिप्लेसमेंट के बाद निकालते तब ये स्वतंत्र घटनाएं होती, इंडिपेंडेंट होती। लेकिन रिप्लेस नहीं किया है, बाहर ही रखी हुई हैं, तब आप निकाल रहे हैं, तो वो कैसी हैं? डिपेंडेंट इवेंट हो गई। तो इस प्रकार ये स्वतंत्र घटनाएं और आश्रित घटनाएं रहीं, उनके एग्जाम्पल रहे। फिर आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र व परस्पर अपवर्जी घटनाएं। कई बार स्टूडेंट्स को बड़ा कन्फ्यूजन होता है
कि ये इंडिपेंडेंट है या नहीं है, स्वतंत्र या आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अपन इसमें देखें, इंडिपेंडेंट इवेंट हमेशा अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आती हैं। जैसे आप सिक्के को छाल रहे थे और एक वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट थे। परस्पर अपवर्जी घटनाएं एक ही एक्सपेरिमेंट से आती हैं। सिक्के को छाल रहे हैं, हेड या टेल आएगा। दोबारा से, स्वतंत्र घटनाएं हमेशा अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आती हैं। सिक्के को छालने पर हेड आना और आपके द्वारा समस्या का हल करना, दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं आ रही हैं। परस्पर अपवर्जी घटनाएं एक ही एक्सपेरिमेंट से घटित हो रही हैं। एक सिक्के को छालने पर हेड या टेल का आना, हेड आएगा तो टेल को नहीं आने देगा, टेल आएगा तो हेड को नहीं आने देगा। एक ही एक्सपेरिमेंट से दो घटनाएं होंगी, या से कनेक्ट होंगी हेड या टेल। स्वतंत्र घटनाएं और से जुड़ी होंगी, सिक्के पर हेड आना और आपके द्वारा समस्या का हल करना। स्वतंत्र घटनाएं साथ साथ हो सकती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अलग अलग, मतलब एक साथ हो ही नहीं सकती। परिभाषा में ही ये है कि एक घटना का होना अन्य घटनाओं के होने को रोकता हो। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। दोबारा से देखें एक बार, स्वतंत्र घटनाएं अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आती हैं, साथ साथ हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, लेकिन साथ साथ हो भी सकती हैं। हमेशा शब्द और से जुड़ी होती हैं। जैसे सिक्के को छालने पर हेड आना, ताश की गड्डी से लाल राजा निकालना। दोबारा से, सिक्के को छालने पर हेड आना और ताश की गड्डी से पत्ता निकालने पर लाल राजा आना। अलग अलग एक्सपेरिमेंट है, और से जुड़े हुए हैं, दोनों साथ साथ घट सकती हैं। सिक्के को छालने पर हेड या टेल का आना एक ही एक्सपेरिमेंट से आ रही हैं। या से कनेक्ट है, आइदर हेड और टेल एक साथ नहीं हो सकती, एक ही एक्सपेरिमेंट से आती हैं, या से जुड़ी होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों को एक बार दोबारा रीडिंग लगा लेते हैं अपन। स्वतंत्र घटनाएं सदैव अलग अलग अभिप्रयोगों से ली जाती हैं, जबकि परस्पर अपवर्जी घटनाएं एक ही अभिप्रयोग से आती हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स कम फ्रॉम सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स, वेयर एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कम फ्रॉम ए सिंगल एक्सपेरिमेंट। जो अपन डिस्कस कर रहे थे वही आपको लिख दिया है। आगे देखते हैं। स्वतंत्र घटनाएं साथ साथ घट सकती हैं, जबकि परस्पर अपवर्जी घटनाओं में से एक बार में एक ही घटना हो सकती है। अगेन, independent events may occur together, whereas out of mutually exclusive events only one event may occur at a time. स्वतंत्र घटनाएं शब्द और से जुड़ी होती हैं, जबकि परस्पर अपवर्जी घटनाएं या से जुड़ी होती हैं। Independent events are combined with the word a and d and, whereas mutually exclusive events are connected with word or. तो ये आप इनकी सहायता से आप अच्छी तरह से दोनों घटनाओं में अंतर देख सकते हैं। जब भी आप घटनाएं देखें, उनको आप चेक करें कि इंडिपेंडेंट हैं या नहीं है, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हैं या नहीं है। अलग अलग एक्सपेरिमेंट से आ रही हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं होंगी, एक ही एक्सपेरिमेंट से आ रही हैं तो परस्पर अपवर्जी होंगी। पासे को छाला आपने तो ऊपरी वाली फेस पर क्या आएगा, ऊपरी वाली फेस पर आएगा आपके पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3, 4, 5, 6, कोई भी एक अंक आएगा। तो एक ही एक्सपेरिमेंट से आ रही हैं, 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, या से जुड़ी हुई हैं, परस्पर अपवर्जी हैं। पासे को छालने पर सम अंक आना, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर राजा आना, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हो गई। अलग अलग एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, और से जुड़े हुए हैं। पासे पर सम अंक और ताश की गड्डी से निकालने पर राजा आना। तो इसलिए स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी घटनाओं, बार बार आप इनको रीडिंग लगाएंगे और देखेंगे, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा, परिभाषा या आप कह सकते हैं गणितीय परिभाषा। कोई भी इवेंट है कैपिटल ए, तो कैपिटल इवेंट ए के होने की प्रायिकता को व्यक्त करते हैं अपन पी ए से व्यक्त करते हैं। और कैसे दी जाती है, ये दी जाती है ए की अनुकूल स्थितियाँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। ए की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, इससे दी जाती है। दोबारा से, प्रायिकता की गणितीय परिभाषा या सिंपल परिभाषा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाई पी ऑफ ए, पी ब्रैकेट कैपिटल ए।
और किसके बराबर होती है? ए की अनुकूल स्थितियां अपॉन कुल स्थितियां। ए की अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी हो गई? जिन जिन स्थितियों में वो घटना विशेष घटती है। जैसे दो सिक्कों को उछाला होता, आपने दो सिक्कों को उछाला होता तो क्या आएगा? या तो हेड हेड आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा। तो दो सिक्कों को उछालने पर ये स्थितियाँ आ गई। अब आपसे क्या कि दो सिक्कों को उछालने पर एक चिताने की स्थितियाँ, एक चिताने की स्थितियाँ कौन सी हैं? दो हैं, हेड टेल और टेल हेड। अब आपसे कहता कि एक चिताने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो क्या आ जाता? दो अनुकूल स्थितियाँ हो गई, कुल 4 स्थितियाँ हो गई, तो 2/4 यानी 1/2 प्रायिकता हो जाती। दोबारा से किसी घटना ए के होने की प्रायिकता कैसे डिनोट करते हैं? पी ए से डिनोट करते हैं। और किसके बराबर होती है ये? ए की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, या ए के संगत सैंपल स्पेस में जो बिंदु हैं वो, और सैंपल स्पेस में कुल बिंदुओं की संख्या, या ए जितने प्रकार से घट सकती है वो प्रकार, और नीचे अभिप्रयोग जितने प्रकार से हो सकता है वो प्रकार। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा। घटना ए के घटने की प्रायिकता को हम पी ए से व्यक्त करते हैं, और यह निम्न प्रकार दी जाती है। पी ए बराबर एम अपॉन एन। एम क्या है? एम ए की अनुकूल स्थितियाँ। एम क्या है यहाँ पर? ए की अनुकूल स्थितियाँ, और एन कुल स्थितियाँ। दोबारा से, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाई पी ए एंड गिवन बाई पी ए इक्वल टू एम अपॉन एन। ये हो गया। फिर पढ़ लेते हैं दोबारा से इसको। और पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए के होने की प्रायिकता, ए के घटने के कुल प्रकार, और नीचे अभिप्रयोग के कुल परिणामों की संख्या, या ए की अनुकूल स्थितियों की संख्या, नीचे कुल स्थितियों की संख्या। दोबारा से, टोटल नंबर ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई। या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेज। और देखते हैं, उपसमुच्चय ए में स्थित बिंदुओं की संख्या, और नीचे प्रतिदर समष्टि में कुल बिंदुओं की संख्या, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सबसेट ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। जैसे ये आपका सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में हर पॉइंट एक परिणाम को व्यक्त कर रहा है, और इसमें क्या है? आप इसमें इवेंट ए ले लेते हैं। ये इवेंट ए हो गई आपकी, ये इवेंट ए दिखा रही है। तो इवेंट ए में जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं वो तो अनुकूल स्थितियाँ हो गई। यहाँ देखें तो 5 दिखाई दे रहे हैं, कितने भी हो सकते हैं। और टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो बॉक्स सैंपल स्पेस बनाया हुआ है उसके पॉइंट्स। तो इस तरह से पी ए बराबर क्या लिख दिया आपने? एम अपॉन एन, या इसको आप लिख सकते हैं एन ए अपॉन कैपिटल एन। एन ए की अनुकूल स्थितियों की संख्या, कैपिटल एन कुल स्थितियों की संख्या। या आप कह सकते हो एन ए या स्मॉल एम, यानी कि ए के अनुकूल स्थितियाँ, या ए के संगत सैंपल स्पेस में कितने पॉइंट हैं वो सारी स्थितियाँ। तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? अनुकूल स्थितियाँ, और नीचे कुल स्थितियाँ। ये प्रायिकता की परिभाषा हो गई। फाइनली, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए इज डिनोटेड बाई पी ए एंड इट इज गिवन बाई स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एन। अब अभी तक जो आपने पढ़ा, प्रतिदर समष्टि पढ़ लिया, परिभाषाएं पढ़ ली, और प्रायिकता की परिभाषा पढ़ ली। इन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। एक पासे को एक बार उछाला गया है, उस पर अभाज्य अंक आने की अनुकूल स्थितियाँ हैं। ए डाई इज थ्रोन वंस, द फेवरेबल केसेज फॉर ए प्राइम नंबर आर। पासे को उछाला है तो पासे को उछालने पर कितने अंक आते हैं? 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं उसमें? अभाज्य संख्याएं हैं 2 3 और 5। तो अभाज्य अंक आने की अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी हो गई? जिन जिन स्थितियों में अभाज्य अंक आ रहा है, देख लें ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन आ रहा है 2 3 5। 2 भी अभाज्य अंक है, 3 भी अभाज्य अंक है, 5 भी अभाज्य अंक है। तो अभाज्य अंक आने वाली कितनी स्थितियां हो गई? 3 स्थितियां हो गई। बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं। ये एग्ज़ाम में कभी नहीं आते इस तरह के, या छोटे लेवल के एग्ज़ाम में तो उनमें आ भी जाते हैं। तो आपको बिल्कुल ये एग्जाम्पल लेने का पर्पज़ ये है कि अगर आप कोई छोटा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, या इनसे कॉन्सेप्ट आपके सुधर जाएंगे। पासे को फेंकने पर यदि उस पर विषम संख्या आती हो तब एक सिक्के को उछाला जाता है।
इस अभिप्रयोग के प्रतिदर्श समष्टि में बिंदुओं की संख्या है। अगेन ए डाई इज थ्रोन, इफ द रिजल्ट इज एन ऑड नंबर देन ए कॉइन इज टॉस्ड, द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस। क्या कहा कि पहले एक पासे को फेंका जाता है, पासे को फेंक दिया, ये पासा आ गया आपके पास, पासे पर फेंका तो पासे पर कौन सा अंक आएगा, सम भी आ सकता है विषम भी आ सकता है। सपोज 1 3 5 पहले विषम लिख लिया आपने, विषम अंक भी आ सकता है और सम अंक भी आ सकता है, 2 4 6। अब कह रहा है अगर विषम संख्या आती हो तब एक सिक्के को उछाला जाता है। अगर विषम आएगी, जैसे 1 3 5 आ गई तो सिक्के को उछालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 1H आ सकता है, 1 टेल आ सकता है, 3H आ सकता है, 3 टेल आ सकता है, और 5H आ सकता है, 5 टेल आ सकता है। दोबारा से क्वेश्चन क्या कह रहा है, पासे को फेंकने पर यदि उस पर विषम संख्या आती हो, यानी कि 1 3 5 आएगी तो आप सिक्के को उछालेंगे। तो 1 3 5 में कितने हो गए, 3 केस हो गए, और 3 केस हो गए, और हर केस के साथ सिक्के को उछालें तो 2 केस हो गए, तो 3 गुणा 2 6 केस हो गए ये। और अगर समंक विषम अंक नहीं आता तो समंक आता। समंक के कितने केस थे, 3, सम वाले 3 हो गए और विषम वाले 6 हो गए, तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई, 3 + 6 9 स्थितियाँ हो गई। आपसे पूछा है कि 9 कितनी स्थितियाँ होंगी, तो वो 9 स्थितियाँ हो गई आपकी। तो दूसरे का आंसर कौन सा आ गया, सी आ गया, ये आंसर आ गया। दोबारा से देख लें, पासे को फेंकने पर यदि उस पर विषम संख्या आती हो तब एक सिक्के को उछाला जाता है। विषम संख्या आएगी तभी सिक्के को उछालेंगे। विषम संख्या कितने प्रकार से आ रही है, 3 प्रकार से, और हर प्रकार के साथ सिक्का 2 प्रकार से गिरेगा, तो 3 गुणा 2 6। और सम नहीं, विषम नहीं आती है तो सम आएगी, वो 3 प्रकार से, तो 6 + 3 9 हो गई। और सैंपल स्पेस बना दिया तो ये आ गया, 1 2 3 4 5 6 और 3 केस ये रहे। सैंपल स्पेस की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था। तो इस तरह से आपके 9 स्थितियाँ हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं, पासे को फेंकने पर यदि उस पर विषम संख्या आती हो तब एक सिक्के को उछाला जाता है। इस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि वही हो गया पहले वाला। पासे को उछाला, विषम संख्या आ गई 1 3 5, विषम संख्या आ गई तो सिक्के को उछाल दिया। सिक्के को उछाल दिया तो 1 के साथ क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, 3 के साथ हेड आएगा या टेल आएगा, 5 के साथ हेड आएगा या टेल आएगा। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन से पॉइंट आ गए आपके पास, 1H 1 टेल, 3H 3 टेल, 5H 5 टेल, और साथ साथ समंक आ गया तब, तो 2 4 6। तो कुल 9 स्थितियाँ जो पहले गिन रहे थे वही सैंपल स्पेस बना के रख दिया। तो कौन सा आंसर आ गया आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखें, हाँ ये रहा आपका 2 4 6, 1H 1 टेल, 3H 3 टेल, 5H 5 टेल। तो ये पहला ही वाला आंसर आ गया। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इससे आपको सैंपल स्पेस बनाने की प्रैक्टिस भी होगी। आगे देखते हैं, एक बल्बों के समूह से 3 बल्ब याद रक्षा चुने जाते हैं। प्रत्येक को जांचा जाता है, वह दोषयुक्त D और सही G के वर्गों में बांटा जाता है। अगर वो डिफेक्टिव है तो उसको D लिख देंगे, और अगर वो सही है, अच्छा है, तो उसको G लिख देंगे। इस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समष्टि है। 3 बल्ब हैं आपके पास, 3 बल्बों में से आपने चेक किया, या तो वो सही हो सकता है या डिफेक्टिव हो सकता है। तो देखें सैंपल स्पेस यहीं से देख सकते हैं, अपन अलग से लिख लें। अगर पहला बल्ब हो सकता है, तीनों बल्ब सही हो जाएं, जैसे आपके तीनों बल्ब सही हो गए, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। या हो सकता है 2 सही हो, तो 2 सही कौन से सही, पहला दूसरा सही हो सकता है, दूसरा तीसरा हो सकता है, पहला तीसरा हो सकता है, पहला दूसरा सही, तीसरा डिफेक्टिव, पहला और तीसरा सही, दूसरा डिफेक्टिव, और इसके साथ साथ पहला डिफेक्टिव, दूसरा और तीसरा सही। या हो सकता है एक ही सही हो, तो ये जी पहला सही, दूसरा तीसरा डिफेक्टिव, और पहला डिफेक्टिव, दूसरा सही, तीसरा डिफेक्टिव, पहला डिफेक्टिव, दूसरा डिफेक्टिव, तीसरा सही, या तीनों ही डिफेक्टिव हो गए। तो कुल कितने केस हो गए, 8 केस हो गए। वैसे ही हो गया जैसे 3 सिक्कों को उछालने वाला होता है। तो देखें यहाँ पे कौन सा बन रहा है, आप देख सकते हैं इसमें से 8 केस किस में बन रहे हैं। सी देखें, डी 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 जी, डी जी डी डी जी जी, डी डी जी, अच्छा ये नहीं बन रहा,
3 3 6 8 तो ऐसे में बन रहे हैं। डी 2 डी वाले आ गए, जी डी, हाँ यही है, ऑर्डर चेंज कर दिया है। तो ये थर्ड आपका ऑप्शन आ गया। तीनों या तो सही होंगे, या 2 सही होंगे, या 1 सही होगा, या 1 भी सही नहीं होगा। तो कुल मिला के 8 केस हो गए। क्या है, दोबारा से पढ़ लें। एक बल्बों के समूह से 3 बल्ब यादृच्छा चुने जाते हैं। प्रत्येक को जांचा जाता है वह दोषयुक्त है या सही है। वर्गों में बांटे जाते हैं और उसका प्रतिदर समष्टि पूछा था। दोबारा पढ़ लेते हैं। सपोज 3 bulbs आर सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ए लॉट ऑफ bulbs. Each bulb is tested and classified as defective D or good G, the sample space of the experiment. तो सैम्पल स्पेस में क्या हो गया, या तो तीनों सही होंगे, या 2 सही होंगे, या 1 सही होगा, या 1 भी सही नहीं होगा। तो वह आपने देखे सारे सैम्पल स्पेस में कौन सा, तीसरा वाला आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछाला जाता है। यदि इस पर पट आता है तब एक बॉक्स जिसमें 3 लाल और 2 काली गेंदें हैं से एक गेंद निकाली जाती है। यदि सिक्के पर चित आता है तो पासे को उछालते हैं। इस अभिप्रयोग का प्रतिदर समष्टि है। दोबारा से देख लें। ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट शोज ए टेल देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बॉक्स विच कंटेन्स 3 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। इफ इट शोज ए हेड ए डाई इज थ्रोन, द सैम्पल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। तो पहले सिक्के को उछालते हैं। सिक्के को उछालने पर सपोज हेड आ गया। क्या कहता है, यदि इस पर पट आता है। अच्छा, पट लिख लेते हैं पहले। सिक्के को उछालने पर पट आ गया। पट आ गया तो क्या करेंगे आप, सिक्के को उछालने पर पट आ गया तो एक बॉक्स है, उसमें से गेंद निकालेंगे आप। तो गेंद बॉक्स में कितनी है गेंद, 3 लाल हैं और 2 काली हैं। 3 लाल और 2 काली हैं, तो वो निकालेंगे। तो पहले टी के साथ देखें। अब रेड R1 R2 R3 लिख लेते हैं। तो टी के साथ R1 हो सकती है, टी के साथ R2 आ सकती है, टी के साथ R3 हो सकती है क्योंकि 3 रेड हैं। या टी के साथ काली आ सकती है, B1 आ सकती है, B2 आ सकती है। दोबारा से, सिक्के को उछाला, यदि टेल आता है, पट आता है, तो बॉक्स में से गेंद निकालेंगे। बॉक्स में गेंद कितनी है, 3 रेड और 2 काली हैं। रेड को आपने नाम दे दिया R1 R2 R3, ब्लैक को नाम दे दिया B1 B2। तो टेल आने के बाद बॉक्स में से गेंद निकाल रहे हैं। बॉक्स में 5 गेंदें, कोई सी भी एक आ सकती है। तो कौन कौन सी हो गई, TR1 TR2 TR3 TB1 TB2। और अगर हेड आ जाता तब, हेड के साथ क्या होता, हेड आ जाता तो आप एक पासे को उछालते। पासे को उछालने पर फिर क्या आएगा, कोई भी अंक आ सकता है। कोई भी अंक के 6 तरह से। तो क्या बनता फिर उसमें, H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये बनेगा। तो कितनी स्थितियाँ हो गई, 6 हो रही और 5 हो रही। 6 और 5 11। देखें कौन सा आंसर आ रहा है आपका इसका। देखिए H1 H2 H3 H6 ये दिखाई दे रहा है। टी, यही वाला B वाला ऑप्शन हो गया। पहले तो आपका T1 T2 दे रखा है तो वो तो होगा ही नहीं। फिर TRC वाले में देखें H1 2 3 4 5 6 और B1 B2 T, B1 B2 TR1 R2 R3 और T, अच्छा उसमें सिर्फ 3 दे रखी हैं। C TR1 TR2 TR3 TB1 TB2 H1 H2 H3 H4 दोनों सेम दे दिए। ये तो आपका B और C दोनों सेम दे रखे हैं। तो यही आंसर हो गए आपके। बाकी एक ऑप्शन ही आएगा सही। इसमें आपके बाई द वे दोनों इस तरह से प्रिंट हो गए, H1 H2 H3 H4 H5 H6 TB1। तो ये आपका सैम्पल स्पेस बन गया। दोबारा से देख लें। एक सिक्के को उछाला, सिक्के को उछालने के बाद अगर आपके पास उसमें टेल आता है तो बॉक्स में से गेंद निकालेंगे। बॉक्स में से गेंद कौन सी आएगी, प्रत्येक बॉल आ सकती है। 5 बॉल हैं, 3 रेड और 2 ब्लैक, तो वो इस तरह से आ सकती हैं जो आपने बना दिया। TR1 TR2 TR3 2 ब्लैक हैं, TB1 TB2। और अगर हेड आ जाता है तो पासे को उछालेंगे। पासे पर कौन सा अंक आएगा, कोई भी आ सकता है। तो H के साथ 6 केस ही हो गए। तो ये इस तरह से आपका सैम्पल स्पेस रहा। 6th, एक पासे को उछाला जाता है। यदि इस पर सम संख्या आती है तब एक सिक्के को उछाला जाता है। पासे पर विषम संख्या आने पर एक बैग जिसमें 2 हरी एवं 2 काली गेंदें हैं से एक गेंद निकाली जाती है। इस अभिप्रयोग के प्रतिदर समष्टि में बिंदुओं की संख्या है। दोबारा पढ़ लेते हैं। ए डाई इज थ्रोन
इफ़ द रिजल्ट इज एन इवन नंबर ए कॉइन इज टॉस्ड। पहले डाई को थ्रो किया, अगर इवन नंबर से हो रहा है तो सिक्के को उछालेंगे। इफ़ द रिजल्ट इज एन ऑड नंबर ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ए बैग कंटेनिंग 2 ग्रीन एंड 2 ब्लैक बॉल्स, द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस में कितने पॉइंट होंगे? दोबारा देख लें, पासे को उछाला, अगर सम संख्या आती है तो सम संख्या कितने प्रकार से हो सकती है? 3 प्रकार से। सम संख्या आती है तो वो 3 प्रकार से आ सकती है, 2, 4, 6। सम आएगी तो क्या करेंगे आप? पासे सिक्के को उछालेंगे। सिक्के को उछालेंगे तो सिक्के पे क्या आ सकता है? हेड टेल कुछ भी आ सकता है। तो 3 गुणा 2 6 केस तो ये आ गए। और अगर विषम अंक आता है, विषम अंक कितने प्रकार से आएगा? 3 प्रकार से। तो विषम आता है तो बैग में से गेंद निकालेंगे। बैग में गेंद कितनी है? 4, तो गुणा 4 ये कर देंगे, तो ये 12 केस ही हो गए। तो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? कुल स्थितियाँ हो गई 12 और 6 18, तो ये 18 केस हो गए। यहाँ पे सैम्पल स्पेस नहीं पूछा था आपसे, क्या पूछा था कि सैम्पल स्पेस में स्थितियाँ कितनी होंगी। तो किस तरह से गिने आपने? पहले पासे को उछाला, पासे को उछालेंगे तो 6 तरह से गिरेगा। लेकिन अगर सम अंक आता है तो सिक्का उछालेंगे। सम अंक कितने प्रकार से आ रहा है? 3 प्रकार से। हर प्रकार के साथ सिक्का कितने तरह से आ सकता है? 2। जैसे 2 आ गया तो 2 हेड 2 टेल आ सकता है। 4 आ गया तो 4 हेड 4 टेल आ सकता है। 6 आ गया तो 6 एच और 6 टी आ सकता है। यानी कि वो कुल स्थितियाँ कितनी हो गई? 3 गुणा 2 6 हो गई। और अगर विषम अंक आया तो बैग में से बॉल निकालनी है। बैग में बॉल कितनी है? 4। विषम अंक कितने प्रकार से आया? 3। तो 3 गुणा 4 12 स्थितियाँ होंगी। जैसे अगर विषम अंक 1 आ जाता, 1 आ जाता तो चारों में से कोई भी बॉल आ जाती, 1 के साथ 4 स्थितियाँ होती। 3 आ जाता तो उसके साथ 4 स्थितियाँ होती। तो इस तरह से 3 4 4 12 हो गई और 6 18, कुल स्थितियाँ 18 हो गई। तो सैम्पल स्पेस में बिंदुओं की संख्या 18। आप इसको पूरा बना के भी देख सकते हैं और इस तरह से कैलकुलेट भी कर लिया आपने। फिर आ गया क्वेश्चन 7। एक पासे को उछाला जाता है, यदि इस पर सम अंक आता है तब एक सिक्के को उछाला जाता है। पासे पर विषम अंक आने पर एक बैग जिसमें 2 हरी एवं 2 काली गेंदें से एक गेंद निकाली जाती है। इस अभिप्रयोग का प्रतिदर्श समझती है। वही क्वेश्चन हो गया पहले वाला। अब इस पहले नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे थे, अब सारे पॉइंट लिखवाएं तो आप लिख सकते हैं। देखें क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द रिजल्ट इज एन इवन नंबर ए कॉइन इज टॉस्ड। अगर इवन नंबर आता है तो कॉइन को टॉस करेंगे। तो देखिए 2 आ गया तो 2 एच 2 टेल आ सकता है। इवन नंबर कौन कौन से आएंगे? 2 4 6। अब 2 4 6 आ गया तो फिर सिक्के को उछालेंगे। तो 2 के साथ एच आ सकता है, 2 के साथ टेल आ सकता है। 4 के साथ एच आ सकता है, 4 के साथ टेल आ सकता है। 6 के साथ एच आ सकता है, 6 के साथ टेल हो सकता है। यानी सम अंक आने पर ये स्थितियाँ हो गई। कितनी स्थितियाँ हो गई? 6। और अगर विषम अंक आता तो अपन बॉल निकालेंगे। बॉल किस में से निकालेंगे? एक बैग दे रखा है, उसमें 2 ग्रीन और 2 ब्लैक बॉल हैं। अब विषम अंक जैसे 1 आ गया तो 1 के साथ कौन सी बॉल आएगी? 1 के साथ ग्रीन भी आ सकती है और ब्लैक भी आ सकती है, हरी भी आ सकती है, काली भी। और हरी कौन सी? कोई सी भी हरी। हरी के अपन नाम दे देते हैं G1 G2 और B1 B2 ब्लैक के दे देते हैं। तो ये 1 G1 हो सकता है, 1 G2 हो सकता है, 1 B1 हो सकता है और 1 B2 हो सकता है। और अगर 3 नंबर आ गया होता विषम, 3 भी तो विषम है, 3 आ जाएगा तो फिर बैग में से बॉल निकालेंगे। तो क्या आएगा? 3G1 3G2 3B1 3B2, ये हो गया। फिर आपने अगर 5 आ गया तो फिर बॉल निकालेंगे। 5G1 5G2 5B1 5B2। तो ये आपका सैम्पल स्पेस बन गया। कौन सा केस आ रहा है देखें आप। इसमें पहले सम के साथ देखते हैं। सम के साथ देखो ये रहा 2H 2T 4H 4T 6H 6T। फिर विषम के साथ गेंद देखते हैं 1G1 1G2 1B1 1B2 3G1 3G2 3B1 3B2 5G1 5G2 5B1 5B2। तो आपका कौन सा केस हो गया? ये डी वाला आंसर आ गया। दोबारा देख लें 2H 2T 4H 4T 6H 6T। सम संख्या आने के बाद हेड और टेल दोनों आ गए। और विषम संख्या आने के बाद विषम संख्या कौन सी है? 1 3 5। तो 1 के साथ गेंद कौन सी आएंगी? 4 गेंद है, 4 गेंद में से कोई सी भी आ सकती है। तो 1G1 1G2 1B1 1B2।
3 आने के बाद 3G1 3G2 3B1 3B2 और 5 आने के बाद 4 में से कोई भी, तो डी आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका ये सैंपल स्पेस हुआ। एक पासे को उछाला, समंक विषम अंक आएगा, सम अंक आएगा तब तो सिक्के को उछाला जाता है, और अगर विषम अंक आएगा तो बैग में से गेंद निकाली जाती है। वो सारे केस आपने जोड़े, ये सैंपल स्पेस बना। 8th, एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि इस पर पट आता है तो सिक्के को पुनः उछाला जाता है, अन्यथा एक पासे को उछाला जाता है। दोबारा से, एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि इस पर पट आता है तो सिक्के को पुनः उछालेंगे, अन्यथा यानी कि पट नहीं आए तब, हेड आता है तब एक पासे को उछाला जाता है। कम से कम एक पट आने की घटना में बिंदु है। तो पहले देखते हैं अपन, पहले पे पट आ गया, टेल आ गया। अगर पट आ गया तो सिक्के को फिर उछालेंगे, तो ये दोबारा क्या आएगा आपके पास, टेल हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो एक तो ये आ गया आपके पास। दोबारा से एक सिक्के को उछाला, अगर पट आता है तो सिक्के को दोबारा उछालेंगे। पहली बार टेल आ गया, दोबारा सिक्का उछाला तो टी हेड टी टेल आएगा। अन्यथा पासे को उछाला जाता है, अगर हेड आता तब अपन पासे को उछालते, लेकिन वो पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा है कम से कम एक पट आने की घटना में बिंदु हैं, तो यही दो बिंदु हो गई। अगेन, ए कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज ए टेल, द कॉइन इज टॉस्ड अगेन, अदरवाइज ए डाई इज रोल्ड, द पॉइंट ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। तो एटलीस्ट वन टेल यानी कि पहले तो टेल आएगा ही आएगा, फिर दोबारा हेड या टेल, तो ये 2 पॉइंट रहे। तो कौन सा आ गया, पहले वाला ऑप्शन आ गया। टिपिकल नहीं है, पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे ही करते जाना है, बिल्कुल उसकी डायरेक्शन फॉलो करनी है। आगे देखते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि इस पर पट आता है तो सिक्के को पुनः उछाला जाता है, अन्यथा एक पासे को उछाला जाता है। एक चित्त और सम संख्या आने की घटनाएं, वही वाला क्वेश्चन है। टेल उछाला तो आगे दोबारा सिक्का उछालेंगे, लेकिन वो कह रहा है यदि एक चित्त, अब चित्त आएगा तो क्या करेंगे, चित्त के बाद फिर पासे को उछालेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है एक चित्त और सम संख्या आने की घटना में बिंदु हैं। दोबारा से, ए कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज ए टेल, द कॉइन इज टॉस्ड अगेन, अदरवाइज ए डाई इज रोल्ड, द पॉइंट ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग ए हेड एंड एन इवन नंबर। तो हेड के बाद पासे को उछालेंगे आप। पासे पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो आपसे कह रहा है वो वाले बिंदु लिखो जब हेड के बाद सम संख्या आती हो। तो कौन कौन से बिंदु आएंगे आपके पास, हेड 2, हेड 4, हेड 6, ये केस हुए आपके। तो देखें कौन सा आंसर है, ये वाला हो गया बी। सैंपल स्पेस नहीं बनाया अपन ने, क्योंकि सैंपल स्पेस की कहा नहीं है। सैंपल स्पेस की कहेगा तो सैंपल स्पेस बनाएंगे। आपसे क्या कहा है, एक सिक्के को उछाला, टेल आ गया तो सिक्के को दोबारा उछालेंगे, हेड आ गया तो पासे को उछालेंगे। तो ये पूछा है कि हेड के बाद सम अंक आने की स्थितियाँ कौन कौन सी होंगी। हेड के बाद कुल स्थितियाँ तो होंगी 6, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। आपको कौन सी लिखनी है, हेड के बाद सम अंक आने की स्थितियाँ। तो हेड 2, हेड 4, हेड 6 ये हो गई। तो दूसरा आंसर आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं। एक सिक्के को उछाला जाता है, यदि इस पर पट आता है तो सिक्के को पुनः उछाला जाता है, अन्यथा एक पासे को उछाला जाता है। विषम संख्या आने की घटना में बिंदु हैं। तो ये फिर वही क्वेश्चन हो गया, विषम संख्या आने की घटना में बिंदु हैं। अब अगर पहले टेल आ गया तो संख्या का नंबर ही नहीं आएगा, तो ये केस ख़त्म हो गया। हेड आ गया तो पासे को उछालेंगे, पासे पर फिर कितने आएंगे, 6 केस आएंगे, लेकिन आपको कौन से लेने, विषम संख्या वाले। तो विषम संख्या कौन से, हेड 1, हेड 3, हेड 5, ये 3 केस हो गए। क्या पूछा है, विषम संख्या आने की घटना में बिंदु हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। ए कॉइन इज टॉस्ड इफ द रिजल्ट इज ए टेल, द कॉइन इज टॉस्ड अगेन, अदरवाइज ए डाई इज रोल्ड, द पॉइंट्स ऑफ द इवेंट ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर बी। तो नंबर कब आएगा, हेड आने के बाद। तो हेड के बाद आपने चेक किया, हेड के बाद कितने आते, 6 पॉइंट आते, लेकिन आपको कौन से पॉइंट लेने हैं, उनमें से वो पॉइंट लेने हैं जब विषम आ रहे हों। तो हेड 1, हेड 3, हेड 5 ये आ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पासों के युग्म को उछाला जाता है, पासों के एक युग्म को उछाला जाता है।
पेयर ऑफ डाइस उछाला जाता है और पासों पर आए अंकों के योग को नोट किया जाता है। यह योग विषम होने की घटना के अनुकूल प्रतिदर समष्टि में बिंदुओं की संख्या है। दोबारा से, पासे के एक योग को उछाला जाता है और पासे पर आए अंकों के योग को नोट किया जाता है। यह योग विषम होने की घटना के अनुकूल प्रतिदर समष्टि में बिंदुओं की संख्या है। अगेन, ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस and the sum of numbers which come up on the dice is noted. The number of points favorable for the event, the sum is odd is. तो अपन ने सैम्पल स्पेस बनाया था और फिर उसमें लिखा था कि योग, और योग क्या आया था, यानी कि सम जितना आ गया वो, और नीचे उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी थी। अपन याद करते हैं, आपने सैम्पल स्पेस बनाया था एक, योग क्या आ सकता है, 2, 4, 6, दो पासों को उछालने पर आए अंकों को योग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो सकता है। और कब कौन सी संख्या आ रही थी आपकी इसमें, कितनी, कौन सी संख्या कितनी बार आ रही थी, वो आपने याद कर रखा है। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये आपने याद कर रखा है। अब आपसे कौन सा पूछा है, विषम अंक कितने कितने बार आ रहे हैं। विषम योग कौन सा आ रहा है, 3 वाला विषम है, 5 वाला विषम है, 7 वाला विषम है, 9 विषम है, 11 विषम है। इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 4 6 और 6 12 और 4 16 और 2 18, तो ये 18 स्थिति आ गई। दो पासों को उछालने पर अंकों का योग विषम आए। अंकों का योग कितना हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो सकता है। ये अपन ने टेबल बहुत अच्छी तरह बनाई थी, सारे जो केस आए थे वो, और फिर अपन ने टेबल याद कर लिए कि अंकों का योग 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, वो अपन ने याद कर ली और वो लिख ली। यहाँ पे कौन सा अंक देखना था आपको कि अंकों का योग विषम आए, तो विषम 3, 5, 7, 9, 11 में से कुछ भी हो सकता है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 5 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 7 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। 9 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। सबको जोड़ लिया आपने तो वो कितने हो गए, 18। 6 और 6 12 और 6 18, तो 18 बार आ गए। तो अपना आंसर कौन सा आ गया, ये योग विषम आने की स्थितियाँ 18 हो गई। छोटे छोटे सैम्पल स्पेस हैं, जो छोटे एग्ज़ाम हैं, रीट वाले एग्ज़ाम हैं, बैंकों वाले एग्ज़ाम होते हैं, उनमें इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रायिकता वाले भी, अभी थोड़े सैम्पल स्पेस वाले देख लें, फिर प्रायिकता वाले पे आते हैं। पासों के एक योग को उछाला जाता है, पासों पर आए अंकों के योग को नोट किया जाता है। यह योग 4 का गुणज होने की घटना के अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि में बिंदु हैं। पहले कह रहा था कि योग विषम हो, अब कह रहा है योग 4 का गुणज होने की घटना के अनुकूल प्रतिदर्श समष्टि में बिंदु हैं। दोबारा से पढ़ लेते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस एंड द सम ऑफ नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। The sample points favorable to the events, the sum is multiple of 4। तो अभी आपने सम देखा था कितना कितना हो सकता है, सम 2 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है। तो 4 के गुणज कौन कौन से आएंगे, उसमें 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा। 4 के केस कितने होते हैं, 3। कौन कौन से केस बनते हैं, 1 3, 2 2, 3 1। फिर 8 के केस कौन कौन से बनते हैं, 8 के केस बनते हैं आपके 2 6, 3 5, 5 3, 6 2। 12 के केस कौन से बनते हैं, 6 6। तो कुल कितने केस बन गए, 3 और 4 7 और 1 8। किस में दे रखें, आप इसमें मिला सकते हैं, किस में दे रखें, 1 3 2 2 3 1 2 6 3 5 4 4 4 4 अपन ने इसमें नहीं लिखा, 4 4 भी तो आएगा 8 में, 5 3, ये वाला लास्ट वाला दिखाई दे रहा है, 3 3 6 और 3 9 केस हो गए। आप डी देख सकते हैं, 4 वाला, 4 का गुणज 1 3 2 2 3 1। इस वाले में 3 1 नहीं दे रखा है, इसमें भी 3 1 नहीं दे रखा है, इसमें 4 1 दे दिया है, वो गलत आ गया। वहाँ 1 4 दे दिया है, वो गलत आ गया। 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 का मल्टीपल यानी कि योग या तो 4 हो या 8 हो या 12 हो, तो वो डी वाला केस आ गया, 1 3। 4 वाले कितनी स्थितियाँ बन रही थी, 3 1 3 2 2 3 1। फिर 8 वाली कितनी स्थितियाँ बन रही हैं,
5 2 6 3 5 4 4 5 3 2 2 और 12 वाली एक स्थिति बन रही है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया जिसमें दोनों पासों पर आए अंकों का योग 4 का गुणज हो। 4 का गुणज हो यानी कि 4 हो या 8 हो या 12 हो, वो आपने सारे ये बना लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पासों के युग्म को उछाला जाता है और पासों पर आए अंकों के योग को नोट किया जाता है। यह योग 10 से बड़ा होने की घटना के अनुकूल प्रतिदर समष्टि में बिंदु हैं। 10 से बड़ा। अगेन ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस एंड द सम ऑफ नंबर्स विच कम अप ऑन द डाइस इज नोटेड। द पॉइंट्स फेवरेबल टू द इवेंट ऑफ द सम इज ग्रेटर देन 10। 10 से बड़ा कौन सा होगा, 11 या 12। 11 में कौन कौन से आएंगे केस, 5 6 6 5 और 12 में कौन से आएंगे 6 6, 3 ही केस बने। तो कौन सा आ रहा है आप देख सकते हैं इसमें, ये वाला आ गया बी आंसर। 3 ही केस बनेंगे, 5 6 6 5 6 6, क्योंकि 10 से बड़ा पूछा है। 10 से बड़े में तो 11 और 12 दो ही आएंगे, तो ये वाले केस हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं। एक पासे के युग्म को उछाला जाता है, कम से कम एक पासे पर 6 आता है, तब इस अभिप्रयोग को प्रतिदर समष्टि में बिंदुओं की संख्या है। कम से कम एक पासे पर 6 आता है, यानी कि अगर 2 पासों को उछालते हैं तो 6 गुणा 6 36 केस होते हैं, लेकिन यहाँ कंडीशनल दे दिया। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस एंड एट लीस्ट वन डाई शोज 6 द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। अब 6 कौन से पासे पर आएगा, सपोज ये तो फर्स्ट है और ये सेकंड है। अगर 6 पहले पर आ गया तो दूसरे पासे पर क्या आएगा, दूसरे पासे पर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है। तो 6 केसेज बन गई है। और अगर 6 दूसरे पासे पर आ जाता तो पहले पर क्या आएगा, फिर पहले पर आएगा 1 2 3 4 5। अब 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 6 पहले ही आ गया वो। तो अब ये कितने बन गए, ये 5 केसेज हुए। तो टोटल कितने हो गए, 6 + 5 11 केसेज हो गए सैंपल स्पेस में। सैंपल स्पेस आपसे पूछा नहीं है, आपसे ये कहा है एक पासे के युग्म को उछाला जाता है, कम से कम एक पासे पर 6 आता है, तब इस अभिप्रयोग में अभिप्रयोग के प्रतिदर समष्टि में बिंदुओं की संख्या है। तो 11 बिंदु हो गए। अगर आप इसको बनाना चाहें सैंपल स्पेस को तो बना सकते हैं। देखें 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। पहले पासे पर 6 आ गया, वो लिख दिया आपने। अब दूसरे पासे पर 6, तो दूसरे पासे पर 6 एक तो पहले ही आ गया। और कौन सा आएगा आपके पास, 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। ये केस हुए आपके। तो टोटल कितने हो गए, 11 केस हो गए। तो यानी कि 2 पासों को उछाला गया और 2 पासों को इस तरह से उछाला गया कि कम से कम एक पासे पर 6 आए, तब सैंपल स्पेस में बिंदुओं की संख्या पूछी थी, 11 आ गई। ये याद करके रखेंगे आप। एक पासे के युग्म को उछाला जाता है, कम से कम एक पासे पर 3 आता है, तब इस अभिप्रयोग का प्रतिदर समष्टि है। वही क्वेश्चन हो गया सेम। अब 6 की जगह 3 लिख दिया है। ए पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस एंड एट लीस्ट वन डाई शोज 6 6 नहीं, ये 3 है। द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस पूछा है तो वही देख लेते हैं आपका कौन सा आ रहा है। देखिए इसमें तो कम हो गए। यहाँ देखें 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, यही वाला आ गया। 3 3 एक ही बार आ रहा है। और डी वाले में देखें, यहाँ 3 3 ऊपर भी लिख दिया, नीचे भी लिख दिया, 2 बार लिख दिया, तो ये नहीं लिखते, एक ही बार होगा। तो ये सी आंसर आएगा। तो ये सैंपल स्पेस कुछ एग्जाम्पल रहे। तो आज आपने क्या है, परिभाषा, प्रायिकता की परिभाषा पढ़ी। उससे पहली क्लास में सैंपल स्पेस पढ़ लिया था। उस पर आधारित आपने कुछ क्वेश्चंस किए, बिल्कुल 0 लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं आपने। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। सभी को नमस्कार।